नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना ये है कि गीतांजलि जो है अपने बैचेस के लिए आप सभी को इनवाइट कर रही है। बैचेस चल रहे हैं गीतांजलि में अभी आईएएस, आरएएस और पीएसआई के। अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि किस कोचिंग क्लासेस जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप भी इसी तरीके के सवालों से जूझ रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी, कौन सा सिलेबस, किस तरीके से मैं करूंगा, तो देखिए गीतांजलि कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर जो है राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी आपकी मदद करेगी आपकी जर्नी में। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए भी गीतांजलि की सब ब्रांच विद्यांजलि आपके साथ आपकी जर्नी में हेल्प करेगी। तो जल्दी से आप अपना डिसीज़न लीजिए कि आपको किस मोड पे जाना है, क्योंकि दोनों ही कोचिंग जो हैं वो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छे शिक्षक से पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी पढ़ाई को सीरियस ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके सर पर हैं। तो तलवार देखिए सर पर मंडरा रही है और हमें इस बार सर नहीं फुड़वाना, ठीक है। तो अपनी कोचिंग जो है कैसे आपको करनी है ये सब आप डिसाइड करेंगे, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलूँगी आपको कि डिसीज़न लेने में ज़्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट आप करेंगे एग्ज़ाम जो है आपकी मुट्ठी से फिसलता चला जाएगा। अब नौकरी तो लगनी है आपको, तो चलिए नौकरी लगनी है तो तैयारी आज से ही शुरू करते हैं। बिना वजह कोई भी बहाना नहीं देंगे और कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी और आज की हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? क्या पूछा है कि भारत के किस राज्य में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। तो देखिए कहाँ पर किया गया है तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन और किसने किया है इसका उद्घाटन, ये सभी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, क्योंकि क्लास आप सभी को पहुंचाएंगे। मैंने कल भी कहा था, ज्ञान का विस्तार जहां तक आप कर सकते हैं बेशक आपको करना है। तो क्या पूछा गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। अब तैरते हुए से मतलब क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र का हमने नाम सुना है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका मतलब है कि ये नदी पर, तालाब पर, ऐसी जगह पर बिछाया जा रहा है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये किस राज्य में है और इसका उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। तो देखिए ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई है और इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तो इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। और स्टालिन के बारे में हम जानते हैं कि स्टालिन की आत्मकथा यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। तो जब तक हमारा प्रश्न चलता है आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसमें तमिलनाडु बताया है और तमिलनाडु के किस जगह पर ये हुआ है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है सीएम साहब ने। अब इसका लागत कितनी है, यानी अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो भाई कि कितने रुपए लगे हैं मैडम इसको बनाने में। तो ये
देखो भाई 150 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है यहाँ पर। कितने? 150 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने किया है किसको बनाने में? तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में। अब देखिए उससे क्या होगा, आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि भाई उससे फ़ायदा क्या है। तो उससे होगा ये कि एक तो देखो आपको क्या मिल जाएगी, स्वच्छ सौर ऊर्जा मिल जाएगी। तो स्वच्छ सौर ऊर्जा इसका पहला फायदा है कि भाई ये हमें मिल गई। और दूसरा क्या है, तो देखिए जो बिना मतलब का वाष्पीकरण होता था जल का, अब वो नहीं होगा। तो जल का वाष्पीकरण जो है वो कम हो जाएगा। कितने परसेंटेज तक? तो 60% तक जल का वाष्पीकरण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका फायदा नंबर 2। तो अब देखिए आपके सामने क्लियर है कि स्टालिन जो है कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु के सीएम हैं। और इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का। कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया है। और देखिए किस कंपनी ने इसे लगाया है? तो सर्दर्न पेट्रोलियम लिमिटेड। किसने करवाया है? सर्दर्न पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसने ये बनाया है। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम या खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, क्या? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु में। और क्या क्या है? तो यहाँ पर क्या है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, भारत का पहला। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। क्या कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में ये है। और देखिए तंजावुर या तंजौर में और क्या फेमस है? तो यहाँ क्या है? तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर में। और क्या है यहाँ पर फेमस? तो यहाँ पर देखिए चोल शासक राजराज ने मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? एक मंदिर बनवाया था यहाँ पे। उस मंदिर का नाम क्या है? तो देखिए तमिलनाडु में वैसे तो देखिए बहुत से फेमस मंदिर हैं। अब हम उन सभी मंदिरों के बारे में नहीं जान रहे, हम किसके बारे में जा रहे हैं कि यहाँ पर चोल शासक ने एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का नाम जानना है। तो उस मंदिर का नाम क्या है? तो ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? बृहदेश्वर मंदिर। और किसने बनवाया था? तो चोल शासक राजराज ने। इसका तो नाम भी देखो, राजराज, 2 बार, मतलब सिमरन सिमरन इसकी वाइफ का नाम होगा भाई। चलो मजाक कर रहे हैं, वो तो क्लास में मजाक मस्ती तो देखो चलता ही रहता है, ऐसे तो बोरिंग लगेगी क्लास। तो देखिए तंजावुर या तंजौर तमिलनाडु में जो स्थित है, वहाँ पर चोल शासक ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और उस मंदिर का नाम क्या था? तो उस मंदिर का नाम था बृहदेश्वर मंदिर। अब देखिए ये मंदिर जो है वो 14 मंजिल का है और 190 फुट ऊंचा है। कितना? 14 मंजिल और 190 फुट ऊंचा। तो ये इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है आपके लिए। तो जब भी आप तमिलनाडु कहीं घूमने जाएं तो इस मंदिर में भी एक बार दर्शन जरूर करके आना। देखिए मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, क्या पता भगवान के धोख लगाने से आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाए। अब आपकी तो इच्छा यही है भाई, या तो नौकरी या छोकरी। और लड़कियां जो है उनको भी भाई यही चाहिए कि भाई बढ़िया सी नौकरी लग जाए, या तो इंडिपेंडेंट बन के अकेले जिए, वरना बढ़िया सा हस्बैंड मिल जाए। तो देखिए जो भी इच्छाएं हों
उनको पूरा करने के लिए देखिए आशीर्वाद भी ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है। अब सपने कैसे भी हो, सपने क्या मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। अब मेहनत कैसी करनी है वो सपने पे डिपेंड करना है। अब भैया आपको निकालनी झाड़ू ही है, तो झाड़ू निकालने के लिए क्या करना है, झाड़ू उठाने और निकालने की मेहनत करनी है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा में जाने का, तो उसके लिए क्या करनी है, किताबें उठानी, पढ़नी, याद करनी है, रिवाइज करनी है और पेपर में शांत दिमाग से आंसर देने हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, मेहनत पर। तो मेहनत में कोई कमी मत रखिए, फिर देखिए मंजिल आप तक चलती आएगी। आप मंजिल तक नहीं जाएंगे, मंजिल आप तक चलती आएगी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो तमिलनाडु में सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था, सीएम स्टालिन ने। अब देखिए सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता, इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें जो पहले स्थान पर है वो है राजस्थान राज्य। कौन है, राजस्थान। और इसमें दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। और इसमें तीसरे स्थान पर है आपके गुजरात। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता में जो राज्य पहले नंबर पर है वो है राजस्थान और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। देखिए राजस्थान ने जो है वो कर्नाटक को पीछे छोड़ा है और अब राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो है 7,738 मेगावाट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। क्या पूछा है भाई कि 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की कौन सी वर्षगांठ या स्थापना दिवस मनाया गया है। तो पहले तो हमारा ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन में हमें दे रखा है 36वीं वर्षगांठ, 37वीं, 25वीं या 28वीं। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1986 11 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके निर्देशक कौन है या इसके महानिदेशक, निदेशक, डायरेक्टर कौन है अभी, तो वो है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया इसके वर्तमान में निर्देशक हैं। और देखिए हाल ही में इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, तो इसकी 37वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। कब, 11 मार्च को। ठीक है, तो 37वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। अब देखिए ये किसके अधीन आता है, तो ये किसके अधीन आता है, ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन है ये डिपार्टमेंट, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट है। और देखिए गृह मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद भी इसकी स्थापना में जो भाग लेने वाले पहले गृह मंत्री हैं वो कौन हैं, तो देखिए इसकी स्थापना में भाग लेने वाले पहले गृह मंत्री हैं अमित शाह।
ठीक है, तो ये हमारे गृह मंत्री हैं और देखिए कब ये इस्टेब्लिश हुई थी और गृह मंत्रालय के अधीन भी आते हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्थापना में अभी तक कोई मंत्री शामिल ही नहीं हुआ था। जो पहले गृह मंत्री इसकी स्थापना में शामिल हुए थे उनका नाम क्या है? अमित शाह। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों में से ये एक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो गया भाई। 37वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसकी? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की। अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के संदर्भ में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? क्या पूछा गया है भाई कि कौन सी महिला बॉलर है जो विश्व कप में विकेट लेने के संदर्भ में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो पहले हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? झूलन गोस्वामी और स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज। तो आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे कि महिला खिलाड़ी या महिला फास्ट बॉलर जो है ऐसी कौन सी है जो विश्व कप में विकेट लेने के संदर्भ में कहाँ पहुँच गई है? संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर अभी उनकी पहुँच है। तो देखिए कौन है वो, एक बार ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? झूलन गोस्वामी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? झूलन गोस्वामी। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। झूलन गोस्वामी। अब ये झूलन गोस्वामी सबसे पहले तो यही भारतीय महिला क्रिकेट टीम में क्या है? फास्ट बॉलर हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक चीज़ इनके संदर्भ में ये क्लियर हो गई। अब ये जो विश्व कप खेल रही थी इनका कौन सा विश्व कप था ये? तो इन्होंने अपना 5वां विश्व कप ये खेला है, यानी इससे पहले इन्होंने 4 विश्व कप खेल लिए हैं। तो देखिए यहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने 5 विश्व कप खेल लिए हैं। अब देखिए ये जो विश्व कप खेल रही है वो आयोजित कहाँ पर हो रहा है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन आपके हो रहा है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये महिला फास्ट बॉलर है और कौन सा विश्व कप है इनका? तो ये 5वां विश्व कप खेल रही हैं और ये आयोजित कहाँ पर हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है आपके न्यूजीलैंड में। अब देखिए इस वर्ल्ड कप मैच में इन्होंने क्या किया है भाई? सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने अब तक 30 मैच में कितने मैच हो गए? 30 मैच। और विकेट कितने लिए हैं इन्होंने? तो इन्होंने विकेट लिए हैं 39 विकेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इन्होंने 30 मैच में 39 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। और वनडे में भी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली थी वो कौन थी? झूलन गोस्वामी, ठीक है। तो इन्होंने वनडे में भी सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ये चीज़ भी आप इनके बारे में याद रखेंगे। तो इन्होंने 30 मैचेस हुए थे उनमें 39 विकेट्स लिए हैं और वर्ल्ड कप में भी विश्व की पहली महिला बन चुकी है ये जिन्होंने इस मैच में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। किसका नाम ले रही हूँ मैं? झूलन गोस्वामी का, ठीक है। और अब तक कितने वर्ल्ड कप खेल चुकी है? 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। अब देखिए अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं। स्मृति मंधाना, इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्मृति मंधाना, देखिए इनके बारे में भी हम जानते हैं। और सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है कि ये महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ICC
वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान इन्हें मिला है। कौन सा सम्मान? आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन? स्मृति मंधाना। अब देखिए हरमनप्रीत कौर, ये कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जो है वो भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा है। क्रिकेट टीम में ये क्या है? प्लेयर है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम मिताली राज की। मिताली राज, तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि मिताली राज जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। क्या है? कप्तान। तो ये भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं और इन्होंने जो है विश्व कप कितने खेले हैं उनके बारे में बात करें तो इन्होंने अब तक 6 विश्व कप खेले हैं। और 6 विश्व कप खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अब इससे पहले इतने विश्व कप किसने खेले हैं? किसने? तो मैं बात कर रही हूँ जावेद मियाँ और सचिन तेंदुलकर के बारे में। ठीक है, तो इतने वर्ल्ड कप खेलने वाले और कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो जावेद मियाँ, सचिन तेंदुलकर, और अगर महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो मिताली राज उनके साथ ऐड होंगी। ठीक है, तो मिताली राज के बारे में भी हम ये चीज़ याद रखेंगे। और देखिए सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली के साथ साथ ये सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला भी हैं। ठीक है, सर्वाधिक विश्व कप और सर्वाधिक रन बनाने वाली। तो ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखिए हमारे प्रश्न के सही उत्तर के बारे में जानते हैं। तो झूलन गोस्वामी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये महिला फास्ट बॉलर हैं और विश्व कप जो हो रहा है न्यूजीलैंड में आयोजित, अभी वहाँ पर ये खेल रही है और ये इनका 5वां विश्व कप है, यानी इससे पहले ये 4 वर्ल्ड कप जो हैं वो खेल चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा अगला प्रश्न। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कहाँ होगी? क्या पूछा गया है? भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कहाँ पर होगी? तो पहले तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? दिल्ली, लद्दाख, शिमला और जम्मू। अब देखिए कहाँ पर होगी ये, तो ये वार्ता कहाँ पर होगी और इस वार्ता को करने का उद्देश्य क्या है? ये वार्ता क्यों रखी जा रही है? इस बार इसका संस्करण कौन सा है? ये सभी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे। तो हमारा आंसर हम देख लेते हैं भाई कि ये वार्ता इस बार कहाँ आयोजित की जा रही है। एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, लद्दाख, शिमला और जम्मू। ठीक है, तो देखिए ये वार्ता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 22 महीने से जो भारत चीन सीमा विवाद चल रहा था उसके कारण ये वार्ता रखी जा रही है। और इस वार्ता का ये संस्करण कौन सा है? तो ये इसका 15वां संस्करण है। क्यों रखी जा रही है? भारत चीन सीमा विवाद। तो ये तो इसका मुद्दा हो गया कि ये वार्ता का विषय क्या है। तो ये इसका विषय हो गया और ये इसका 15वां संस्करण है या 15वां दौरा है। 14वां दौरा जो था या 14वां संस्करण जो था
वो कब हुआ था? 14 जनवरी को, यानी अब से 2 महीने पहले ये 14वां संस्करण हुआ था। देखिए, लेकिन 14 जो संस्करण हो गए थे उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। वो वार्ताएं जो है की गई ऐसे ही, मतलब उनका कोई निष्कर्ष नहीं लिखना है। अब इस बार की वार्ता में देखिए, इन्होंने बोला तो है, चीन की तरफ से बयान आया है कि इस बार जो है हालात सुधरने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये 15वां संस्करण आयोजित कहाँ पर हुआ? तो ये देखिए आपके लद्दाख में, ठीक है। तो ये आपके लद्दाख में आयोजित हुआ। कब? 11 मार्च को। ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है उसके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। लेकिन देखिए, प्रश्नों की सीरीज़ खत्म हो रही है। क्लास आपके सामने फिर रहेगी कल से, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल से फिर आप आएंगे, क्लास देखेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँच पाएगा जब आप इस क्लास को, इस चैनल को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी फिर से दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद।